हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बीएल धनवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दी अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो लेसन रहने वाला है वो है द इंटरव्यू। सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए, कुछ याद आया? नायक मूवी देखी हुई है? यदि नहीं देखी हुई है तो कभी टाइम निकाल के देखना, बहुत अच्छी मूवी है। और देखी हुई है तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि उसकी क्या जो है वो स्क्रिप्ट है, क्या सीन है ना। यहाँ पर सीएम बैठे हुए हैं और ये एक जर्नलिस्ट हैं अनिल कपूर, जो इंटरव्यू ले रहे हैं सीएम का, है ना, चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये इंटरव्यू इतना बढ़िया वाला होता है कि पूरा तख्ता पलटी हो जाता है। यहाँ फिर सीएम जो है वो बन जाते हैं अनिल कपूर, जो कि एक जर्नलिस्ट एक इंटरव्यू के रूप में सीएम का इंटरव्यू ले रहे थे। आपने देखा होगा, तो ये पावर होती है एक अच्छे इंटरव्यू की। एक अच्छा जो इंटरव्यू होता है वो लोगों तक ट्रूथ पहुंचाता है। एक अच्छा जो इंटरव्यू होता है वो ट्रूथ को रिवील्स करता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इंटरव्यू सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है ना। तो इंटरव्यू के बारे में हमें बताया गया है इस लेसन में, और इंटरव्यू के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट में हमारा ये लेसन रहने वाला है। पहला पार्ट जो है वो इंटरव्यू के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करेगा, एंड सेकंड पार्ट जो है वो मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था उम्बर्टो इको का। ठीक है, उम्बर्टो इको नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया था जो द हिंदू की तरफ से था। तो उस इंटरव्यू में उम्बर्टो इको की सक्सेस कैसे हुई, उन्होंने जो नोवेल लिखी थी वो कैसे इतनी ज्यादा फेमस हुई, इसके बारे में बात करी हुई है। तो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। दिस लेसन इज अबाउट इंटरव्यू दैट ए रिपोर्टर टेक्स ऑफ दी सेलिब्रिटीज। एक इंटरव्यू के बारे में है, इंटरव्यू क्या होता है, इन जो सेलिब्रिटीज के द्वारा सेलिब्रिटीज का लिया जाता है एक रिपोर्टर के द्वारा, उसके बारे में है ये लेसन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में है ये। पहला पार्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पहला पार्ट जो है वो इंटरव्यू के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करेगा, और दूसरा पार्ट उम्बर्टो इको की सक्सेस के बारे में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अपन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इंटरव्यू का। देखो, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। इंटरव्यू जो है वो 130 साल पहले इन्वेंट किया गया था, ये हमारा लेसन हमें बताता है। ठीक है, इन्वेंटेड ओवर 130 ईयर्स अगो। 130 साल हो गए हैं इंटरव्यू को, आज इंटरव्यू 130 साल का हो गया है बड़ा होकर के। एंड इट इज ए कॉमन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। पॉपुलैरिटी की यदि बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल लिटरेट पीपल नो अबाउट इंटरव्यू, हैव रीड एन इंटरव्यू, सब इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। मैनी सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत नहीं ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी जो है उसका कभी ना कभी इंटरव्यू हुआ है, और कईयों का तो बार बार भी हुआ है। व्यूज ऑन इंटरव्यू, यदि अपन बात करें कि इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यूज क्या है, तो इन द हाईएस्ट फॉर्म इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। It works as a human being. In the highest form of interview, it works as a human being. It is a source of truth. In practice, यदि प्रैक्टिस में देखें तो ये एक आर्ट है, इट इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंटरव्यू कैन रिवील इंपोर्टेंट ट्रूथ्स एंड सीक्रेट्स ऑफ सेलिब्रिटीज लाइफ। सेलिब्रिटी की लाइफ के सीक्रेट्स और इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो इंटरव्यू के द्वारा रिवील किए जाते हैं। सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरव्यू है। ये तो थे इसके पॉजिटिव व्यूज, और ये अब अपन देखेंगे इसमें नेगेटिव व्यूज क्या है। मैनी सेलिब्रिटीज फील दैट इट इज एन अनवांटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ। बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो है वो ये मानती है कि उनकी लाइफ पर ये एक अटैक है, एक अनवांटेड इंट्रूजन है, एक अनचाहा हस्तक्षेप आप मान सकते हो, है ना। वो ये कहते हैं कि ये एक हमारी पर्सनल लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। विच अटैक्स देयर पर्सनैलिटी, डिमिनिशेस देम, उनको जो है वो उनकी फेम को कम कर देता है। क्योंकि इंटरव्यूअर कैसा सवाल पूछता है और फिर उसका अचानक से कैसे जवाब देना है, इससे इंटरव्यूअर जो है यदि अच्छा हो तो वो उसकी लाइफ के, उसके वर्क्स के बारे में ऐसे ट्रूथ्स रिवील करवा सकता है जो कि वो दुनिया को नहीं बताना चाहता। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज कहती है कि भैया ये जो इंटरव्यू है ना वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ, प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ, देखो हमें लेसन में एक बात बताई गई है कि पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ ले रहा है तो वो उसकी आत्मा को चुरा रहा है। टेकिंग फोटोग्राफ वॉज लाइक स्टीलिंग हिज सोल, है ना। यहां से इससे इंटरव्यू को जोड़ा गया है कि यह इंटरव्यू भी कुछ ऐसा ही था। पहले के जमाने में जो एक मान्यता थी कि फोटोग्राफ लेना आत्मा को चुराना जैसा है, तो इंटरव्यू ही कुछ ऐसा ही था। सेलिब्रिटी एटीट्यूड ऑन इंटरव्यू, अब अपन देखेंगे कि सेलिब्रिटीज का क्या एटीट्यूड था इंटरव्यू के ऊपर।
इंटरव्यू के बारे में सेलिब्रिटी जो है वो क्या मानते हैं? वीएस नॉयपॉल मानते हैं कि सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज। इंटरव्यू जो है वो लोगों को घायल कर देता है, इंटरव्यू उनमें से उनका एक हिस्सा अलग कर देता है। ये मान्यता थी इनकी वीएस नॉयपॉल की। नाउ हम देखते हैं लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो है वो एलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं। एलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर है ये लुइस कैरोल, और इनके मन में बहुत ज्यादा बड़ा डर है इंटरव्यू के प्रति। क्यों? क्योंकि ये एक्सेसिवली प्रेज्ड एंड बोदर होने से डरते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मेरी लोग प्रेज करे, लोग मुझे बोदर करे ये बातें बोल बोल करके, सवाल पूछ पूछ करके। तो ये इंटरव्यू से अलग रहना चाहते हैं, इंटरव्यू के बारे में इनके बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार है। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो है हाँ, रुडयार्ड किपलिंग बहुत अगेंस्ट है इंटरव्यू के। रुडयार्ड किपलिंग जो है वो इंटरव्यू के बहुत अगेंस्ट है, और वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो इमोरल है, कॉवर्डली है, क्राइम है और प्राइवेसी पे अटैक है। इंटरव्यू इमोरल है, क्राइम है, उनकी प्राइवेसी पे अटैक है, ये रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं। और यहां तक कह देते हैं रुडयार्ड किपलिंग कि इंटरव्यू इज एन फिजिकल असोल्ट। इंटरव्यू जो है वो फिजिकल असोल्ट है। एच.जी. वेल्स कहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है वो एक ओरडील है। ओरडील का मतलब होता है एक बहुत ही टफ एग्जाम। इंटरव्यू जो है वो एक बहुत टफ एग्जाम है, ओरडील है। और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है इंटरव्यू वाला, कि इंटरव्यू को एक ओरडील कहते हैं एच.जी. वेल्स, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया है खुद, और जोसेफ स्टालिन जैसे व्यक्तियों का इन्होंने खुद इंटरव्यू लिया भी है। उसके बाद में सोल बेलो देखो, सोल बेलो सैड इंटरव्यूज फेल्ट लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। सोल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो ऐसा है जैसे हमारी विंड पाइप जो होती है उसके ऊपर थंबप्रिंट डाल देना। यानी अगर अपन यहाँ थंब से दबा देते हैं अपने गले को तो कितना एक घुटन होती है, वैसा इंटरव्यू जो देने वाला व्यक्ति फील करता है। ये कहते हैं सोल बेलो। अब देखिए यहाँ पर हमें ये दिक्कत नहीं आती कि ये परिभाषाएं याद नहीं रहती। दिक्कत ये आती है ज्यादातर कि परिभाषा, कौन सी परिभाषा किसकी है ना? थंबप्रिंट्स वाली परिभाषा किसकी है, ओरडील वाली परिभाषा किसकी है ना? इमोरल, क्राइम, फिजिकल असोल्ट ये वाली किसकी है, ये प्रॉब्लम आती है। बाकी याद तो हमें रह जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिक्स टेक्निक का यूज करते हैं। थोड़ा सा वापस चलते हैं और इनको न्यूमेरिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो देखा था वो कौन सी परिभाषा देखी थी, वीएस नॉयपॉल की। ठीक है, अब वीएस नॉयपॉल की अपन न्यूमोनिक सीधी बनाना चाहे तो हम ये कह सकते हैं, ये नाम जो है वो कैसे दिख रहा है, देखो नई पोल, नई पोल, पोल बोलते हैं दरवाजे को, जानते हो ना, पोल है ना। तो एक कोई नई पोल बनी है जिसके ऊपर इंटरव्यू नाम का एक राक्षस बैठा हुआ है। नई पोल बनी हुई है जिसके ऊपर इंटरव्यू नाम का एक राक्षस बैठा हुआ है। आप लोग जो है इमेजिन करते जाइए, वो क्या करता है, आते जाते लोगों को वाउंड कर देता है और इनका एक हिस्सा जो है वो चुरा लेता है। नई पोल, इंटरव्यू नाम का राक्षस, आते जाते लोगों को घायल करके उनका एक हिस्सा चुरा लेना। तो वीएस नॉयपॉल की परिभाषा आपको याद रह जाएगी। लुइस कैरोल, देखो कैरोल से अपन कह सकते हैं, कैरोल हरियाणवी में कहते हैं ना, केरोलो है भाई, केरोलो है ना। जैसे मान लो खूब सारे लोग जो है वो एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, बोधर कर रहे हैं उस आदमी को, तो वो कोई आता है कि अरे केरोलो है ना, ऐसा कि ये भीड़ काई की लगी हुई है, इतना क्यों परेशान कर रहे हो, केरोलो है। तो केरोल से आप केरोलो याद रख लेना कि केरोलो है। और केरोलो मतलब कि बहुत ज्यादा किसी को परेशान किया जा रहा है, किसी को प्रशंसा करी जा रही है या एक बोधर किया जा रहा है ना। तो वो जो है वो परिभाषा किसकी है, लुइस कैरोल की है। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड जो है वो बोलने में कैसा है, देखो जैसे रुकयार है ना, रुकयार ऐसा कुछ है ना, रुकयार है ना। तो हमारा दोस्त कोई जो है वो एक क्राइम कर रहा है, हमारा दोस्त एक क्राइम कर रहा है और हम उसको बोलते हैं रुक यार, ये क्राइम है, ये फिजिकल असोल्ट है, ये अटैक ऑन प्राइवेसी है, ये गलत है, ये इमोरल है ना। तो हम उसको रोकते हैं, हम कहते हैं रुक यार ऐसा मत कर, रुक यार ये इमोरल है, ये क्राइम है, ये कोवर्डली है, फिजिकल असोल्ट है ना, उसको हम समझाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एच.जी. वेल्स का मतलब क्या होता है, देखो वेल का मतलब होता है कुआं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा वेल का मतलब क्या होता है,
कुआं होता है। मान लीजिए अपन जो है वो कहीं जीमने में बैठे हैं, भंडारे में बैठे हुए हैं, और हम क्या करते हैं, उसको अगर कोई मिठाई अपने को, जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन वाला है, गुलाब जामुन वाले को और डाल, फिर वो खा लिया, फिर वो और डाल गया, फिर और डाल, फिर और डाल, और डाल, और डाल, है ना, और डाल, और डाल, अपन ऐसा करते रहते हैं, और डाल, तो फिर वो क्या कहेगा, भाई तेरा पेट है कि कुआं है, क्या है, तेरा पेट है या कुआं है, कितना खाएगा, डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, और डाल, और डाल, और डाल, फिर तू कुआं लग रहा है मेरे को। तो आया समझ में? तो ऐसे इसको आप न्यूमोनिक्स के थ्रू याद रख लीजिएगा। उसके बाद में सोल, सोल का मतलब क्या होता है, सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है प्राण, है ना। तो भाई साहब अगर किसी के यहां थोड़ी देर दबाए रखोगे ना, तो उसके क्या उड़ जाएंगे, प्राण उड़ जाएंगे, पखेरु, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उसकी सोल जो है वो उड़ जाएगी। यदि हम किसी को यहां से दबा के रखेंगे, थंब प्रिंट बना देंगे उसके, किस विंड पाइप पे यदि थंब प्रिंट बना देंगे, तो उसकी जो आत्मा है वो निकल जाएगी। तो थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप से क्या होगा, विंड पाइप से सोल जो है व्यक्ति की वो निकल जाएगी। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये परिभाषाएं हो गई है, ये कुछ टिपिकल पार्ट था, तो इसको आप इजी वे में याद कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे द रोल ऑफ इंटरव्यू इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन में रोल क्या है इंटरव्यू का, ये देखो मेन सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इंटरव्यू जो है वो मेन सोर्स ऑफ ट्रूथ है, प्राइमरी वे वी लर्न अबाउट पब्लिक फिगर्स। पब्लिक फिगर्स के बारे में जानने के लिए ये प्राइमरी वे है। और ये आप देख सकते हैं इंटरव्यूअर की क्या पावर होती है। पहली वाली फोटो से इसको रिलेट कर लीजिएगा, मूवी आपकी देखी हुई है कि एक इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास में कितनी पावर्स होती है। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रेन के अनुसार एवरीथिंग ऑफ ए मोमेंट रीचेज अस थ्रू इंटरव्यू। डेनिस ब्रेन कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से हर एक मोमेंट जो है वो पहुंचता है। दस इंटरव्यूअर हैज पावर्स, और इस प्रकार इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास में एक पावर होती है, और वो क्या होती है, कैन गेट ए पावरफुल पोजीशन, और वो पावरफुल पोजीशन अचीव कर सकता है यदि एक अच्छा इंटरव्यूअर हो तो। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको के साथ में जो मुकुंद पद्मनाभन ने इंटरव्यू किया है उसके बारे में देखेंगे। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, द हिंदू की तरफ से ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ था। उम्बर्टो इको का बैकग्राउंड देखते हैं, प्रोफेशन क्या है, ये एक प्रोफेसर है बोलोग्ना यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में ये प्रोफेसर है। एक्सपर्टीज क्या है, ये सिमियोटिक्स में काम कर रहे हैं। सिमियोटिक्स होती है साइन लैंग्वेज, है ना, साइन लैंग्वेज के बारे में, साइन लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहे हैं। ये बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, नॉन वायलेंस एंड पीस की थीम पे आधारित बच्चों के लिए ये बुक्स भी लिखते हैं। कौन, उम्बर्टो इको। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडेवल एस्थेटिक्स है, ये लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिटरेरी इंटरप्रेटर है, और मिडेवल एस्थेटिक्स है, ब्यूटी ऑफ मिडाइवल लिटरेचर जो है उसके बारे में ये रिसर्च करते हैं, उसके बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, इन ऑल वर्क्स शोज हिज एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, अपने एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, नैतिक और दार्शनिक इंटरेस्ट जो है, रुचियां जो है वो इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया है। लिटरेरी सक्सेस, अब यदि बात करें कि इनकी सक्सेस जो है वो थी, तो इनकी एक नोवेल थी द नेम ऑफ द रोज। हालांकि इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन द नेम ऑफ द रोज जो है वो इनकी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, और वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज जो है इनकी बेची गई थी, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अब अपन देखते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, इनका टाइम मैनेजमेंट का सीन क्या था, टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करते थे। टाइम मैनेजमेंट के मामले में इंटरस्टाइसेज एक वर्ड आएगा आपके, इंटरस्टाइसेज। ठीक है, ये इंटरस्टाइसेज ध्यान रखिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरस्टाइसेज क्या था। देखो उम्बर्टो इको कहते हैं कि ये दुनिया जो है इसमें बहुत सारा खाली स्पेस है, और यदि इस खाली स्पेस को, पूरे खाली स्पेस को खत्म कर दिया जाए तो ये दुनिया मुट्ठी में आ सकती है ना। बहुत सारा खाली स्पेस है, और मैं क्या करता हूं, उस खाली स्पेस में, ये जो एम्प्टी स्पेस है, वो जो गैप है टाइम का, उस गैप में प्रोडक्टिव बना रहता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं। वो एक एग्जाम्पल देता है मुकुंद को कि अगर मान लीजिए आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूं, तो जब तक आप नीचे से ऊपर लिफ्ट में आएंगे, यानी एलिवेटर में चढ़ करके जब आप आएंगे, तो उस टाइम में मैं आपको वेट नहीं करूंगा, मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा, कोई लेख लिख दूंगा।
इतना ज्यादा यूज करता हूं मैं टाइम का, इसलिए जो है वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल करके आती है। दिस अलाउज हिम टू स्टे प्रोडक्टिव ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स में भी उसे प्रोडक्टिव बनाए हुए रखती है। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो पर्सनल राइटिंग स्टाइल है इनकी। पर्सनल राइटिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई कहानी अपन आप आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हो, वैसे किसी भी फैक्ट को बताने के दो तरीके हैं, एक तो सीधा लिख दीजिए फैक्ट, जो भी फैक्ट आपको लिखना है वो, या फिर एक क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, ऐसा उस फैक्ट को प्रेजेंट करना, ये होता है पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, अपनी रिसर्च के बारे में स्टोरी की माध्यम से बताना, एक कहानी की तरह बताना, ये होती है पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये हुआ क्या, जब ये पीएचडी कर रहे थे, जब ये रिसर्च कर रहे थे, तो और लोगों ने तो जो कंक्लूजन लिखना था वो सीधा फैक्चुअल लिखा, इसमें क्या क्या गलतियां करी वो कुछ नहीं लिखा। इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें लिखी कि पहले मैंने ये किया, ये गलती हुई, फिर मैंने ये किया, फिर इसमें ये गलती हुई, फिर मैंने ये किया, ये गलती सुधारी, ऐसे करके एक पूरा स्टोरी टाइप में लिखा। तो इनके प्रोफेसर को ये चीज बहुत पसंद आई और इनके प्रोफेसर ने कहा था कि ये बहुत बढ़िया चीज है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, ये राइटिंग स्टाइल जो है तुम्हारी बहुत अलग है और तुम्हें ये लोगों से अलग बनाती है। तो वहां से ये अप्रोच इनके अंदर आती है। ड्यूरिंग द डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, इटली में जब ये कर रहे थे अपनी रिसर्च, तो वहां इनकी ये पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो निकल करके सामने आती है। इकोज आइडेंटिटी एज स्कॉलर वर्सेस नोवेलिस्ट। अब देखो ये बहुत फेमस है, 10 मिलियन, ओवर 10 मिलियन कॉपीज जो है इनकी बेची गई है वर्ल्ड वाइड, तो ये एक नोवेलिस्ट के रूप में बहुत फेमस है। लेकिन उम्बर्टो इको अपने आप को कहते हैं कि मैं कोई नोवेलिस्ट के रूप में अपने आप को नहीं देखता, मैं एक जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, मैं एक एकेडमिक स्कॉलर के रूप में ही अपने आप को देखता हूं, एक प्रोफेसर के रूप में ही अपने आप को देखता हूं। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज जो होती है, एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो होती है, उनको अटेंड करना पसंद करता हूं, लिटरेरी गैदरिंग को अटेंड करना पसंद नहीं करता। यानी कवि सम्मेलन वगैरह जो होते हैं, राइटर्स की जो गैदरिंग होती है, उनको अटेंड करना पसंद नहीं करता। यदि कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें जाना मुझे ज्यादा पसंद है। मैं अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर मानता हूं, न कि एक नोवेलिस्ट। हालांकि ठीक है कि नोवेलिस्ट के रूप में मेरी पहचान ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो कि संडे को नोवेल लिखता है। अपने आप को क्या कहते हैं, एक प्रोफेसर हूं जो संडे को नोवेल लिखता है, फ्री टाइम जब उसको मिल जाता है तो वो नोवेल लिखता है। ये थी। उसके बाद में द नेम ऑफ द रोज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द नेम ऑफ द रोज की थीम क्या है, ये एक सीरियस नोवेल है जो कि एक डिटेक्टिव स्टोरी है, एक सीरियस नोवेल है, डिटेक्टिव स्टोरी है। इसमें डीप थीम्स है, लाइक थियोलॉजी हो गया, ये याद रखिएगा, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी एंड मेडाइवल हिस्ट्री। थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी एंड मेडाइवल हिस्ट्री, ये जो है डीप थीम्स इस बुक में डाली हुई है। और इतनी डीप थीम्स डालने के बाद में भी लोगों को ये इतनी पसंद आई कि इसकी इतनी सारी कॉपीज जो है वो वर्ल्ड वाइड सोल्ड आउट हुई है। तो इसके पीछे क्या कारण था, पॉपुलैरिटी के पीछे क्या रीजन था, ये एक मिस्ट्री है। उम्बर्टो इको खुद कहते हैं कि इट इज एन मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है कि क्यों इतनी ज्यादा ये फेमस हो गई। लेकिन इको कहते हैं कि हो सकता है इसकी टाइमिंग, यानी मैंने जो है ये बुक इस टाइम, ऐसे टाइम पे पब्लिश करवा दी जिस टाइम लोगों को ये पढ़ना, ऐसी चीजें पढ़ना पसंद थी। यानी लोगों के इंटरेस्ट और मेरी बुक के पब्लिकेशन की जो टाइमिंग है उसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई शायद, या दूसरा इनकी पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग की वजह से ये जो बुक है वो इतनी फेमस हो गई। पहला कारण टाइमिंग, दूसरा पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, और तीसरा है ऑडियंस की प्रेफरेंस, है ना। हाँ, तो उम्बर्टो इको कहते हैं कि लोग जो है वो हर टाइम इजी मटेरियल पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है कि जैसे कोई छोटी बहू देखने वाली महिला है, क्या वो सीआईडी नहीं देखती, है ना। मतलब कि इजी मटेरियल देखने वाले लोग एक टाइम पर इजी मटेरियल देखते होंगे, लेकिन उनको दूसरे टाइम पर कुछ सीरियस चीजें भी पसंद होती है, इसलिए जो ये बुक है उसको ऑडियंस इतनी मिल गई। तो ये था हमारा लेसन। अब अपन रूट चार्ट के माध्यम से चुटकियों पे इसका रिवीजन जो है वो करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इंटरव्यू के बारे में, इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू जो है वो क्या होता है, 130 साल पहले इन्वेंट हुआ था और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सबको इंटरव्यू के बारे में पता है।
ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में पॉजिटिव व्यूज क्या होती है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, इन द हाईएस्ट फॉर्म इट इज एन सोर्स ऑफ ट्रूथ, इन प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट, इट इज एन फॉर्म ऑफ आर्ट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है, सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। नेगेटिव व्यूज क्या है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज मानती है कि ये जो है उनको हरेस करता है, उनकी प्राइवेसी पे अटैक करता है, उनकी लाइफ को जो है वो पब्लिक कर देता है ना। और बहुत सारे लोग जो है, जो सेलिब्रिटीज है, वो इंटरव्यू से दूर भागते हैं। प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ क्या था, प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ था कि यदि कोई व्यक्ति, पुराने जमाने में से माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटो ले रहा है तो उसकी आत्मा को चुरा रहा है, और इसी से इंटरव्यू को जोड़ा गया था। इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेलिब्रिटीज की हमने देखा था। कौन कौन सी सेलिब्रिटीज देखी थी, वीएस नॉयपॉल देखा था, है ना। उसके बाद में एच जी वेल्स देखा था, लुइस कैरोल देखा था, रुडियार्ड किपलिंग देखा था। तो इनकी न्यूमेरिक्स पीछे बताई हुई है, यदि आपको याद नहीं है तो आप बैक करके वापस जो है न्यूमेरिक्स को याद कर लीजिए, और इनकी सारी जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो होता है उसके लिए, इंटरव्यू जो है वो कई सेलिब्रिटीज के लिए घातक होता है। वो अपने आप को ऐसा मानते हैं, मतलब घुटन महसूस करते हैं, बुरा मानते हैं। एंड कॉमन फोक के लिए इंटरव्यू जो है वो एक सोर्स ऑफ फैक्ट्स है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है ना, एक सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है इंटरव्यू। राइटर्स व्यू ऑन इंटरव्यू, राइटर्स व्यू, राइटर कहते हैं कि इट इज द सुप्रीम वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द सुप्रीम वे ऑफ कम्युनिकेशन। राइटर कहते हैं कि इंटरव्यू भले ही चाहे लोगों के द्वारा डिस्कार्ड किया गया हो, लोगों के द्वारा इसको बुरा बताया जाता हो, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, ये सुप्रीम वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सेकेंड पार्ट में हमने उम्बर्टो इको को प्रोफेसर के रूप में देखा। बोलोग्ना यूनिवर्सिटी ऑफ इटली जो है उसमें ये प्रोफेसर है, ये एक राइटर भी है जो खाली टाइम में संडेज को नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। ये एक नॉवेलिस्ट भी है जिनकी एक नॉवेल जो है वो बहुत फेमस हुई है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। इंटरस्टाइसेस क्या था, खाली स्पेस जो है, छोटे छोटे गैप जो है टाइम में, उसको उम्बर्टो इको इंटरस्टाइसेस बोलते हैं। राइटिंग स्टाइल क्या है, पर्सनल राइटिंग स्टाइल है। पर्सनल राइटिंग स्टाइल कौन सी होती है, एक स्टोरी के रूप में फैक्ट्स को प्रेजेंट करना पर्सनल राइटिंग स्टाइल होती है। ऐसा लगना चाहिए पढ़ने वाले को जैसे किताब लिखने वाला मुझसे बातें कर रहा हो। द नेम ऑफ द रोज जो है, ये इसकी थीम क्या थी, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री है, एस्थेटिक्स है, फिलोसॉफी है ना, मेटाफिजिक्स है। ये थीम थी। एक डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरी है, इसमें सीरियस थीम्स भी डाली गई है। फिर इसका जो रीजंस क्या थे, इतनी ज्यादा फेमस होने के पीछे रीजंस क्या थे, 3 रीजन हमने डिस्कस करे थे। इसकी टाइमिंग, दूसरा पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, और तीसरा इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों का इंटरेस्ट। तो ये था दोस्तों हमारा लेसन। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और यदि आपको कंप्लीट इसका कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या DHUS चॉइस प्ले स्टोर पे सर्च करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर न सिर्फ आपको 12th क्लास का कोर्स मिलेगा, बल्कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का कोर्स मिल जाएगा। यदि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता, ट्रांसलेशन आपका नहीं है, तो आपको ट्रांसलेशन का कोर्स मिल जाएगा। और यदि आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो वहां पर वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सारी स्लाइड्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूं, इनकी हमारी एक बुक भी है ना, पूरी गाइड भी है, कंप्लीट गाइड, और इसकी माइंड मैप की अलग से बुक है। तो जो भी बुक आपको चाहिए वो सारी बुक्स आपको वहां अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।